बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज हम बात करेंगे, कल हमने बात की थी टेलर मॉडल पे। आज हम बात करेंगे हिल्डा टाइपा मॉडल पे। हिल्डा टाइपा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इनफैक्ट हिल्डा टाइपा का जो मॉडल है ये डिड्यूस किया गया है टेलर के मॉडल से। यानी इसको ग्रास रूट लेवल पे जो सपोर्ट कर रहा है वो टेलर मॉडल कर रहा है। तो हिल्डा टैबल के बारे में थोड़ा सा उसकी बायोग्राफी में बता दूं कि हिल्डा टैबल वाज अ टीचर, करिकुलम थ्योरिस्ट एंड रिफॉर्मर born in 1902. She wrote many books like The Dynamics of Education, Adolescence, Character and Personality, Thinking in Elementary School Children, Action Research, a case study, curriculum development and practice, school culture, studies of participation and leadership. TABA produced a multi-purpose teaching model for utilizing the use of multiple process like grouping, regrouping, listening, synthesizing and labeling. It's mean टैबा जो है उसने मल्टीपर्पज टीचिंग मॉडल जो था वो लोग दिया है फॉर द टीचर्स एंड फॉर द करिकुलम थ्योरिस्ट. In fact, the grassroots approach of TABA model is modified version of Taylor model. टैबा इंट्रोड्यूस्ड इंडक्टिव अप्रोच इन करिकुलम डेवलपमेंट. जैसे उसमें डिडक्टिव अप्रोच थी तो यहाँ पे इंडक्टिव अप्रोच जो है वो अडॉप्ट की गई है, यानी स्पेसिफिक टू जर्नल जो है वो बातें की गई हैं. In her book Curriculum Development Theory and Practice, she stated the consideration of learning experiences. This was a short biography and introduction of Hilda Taba. तो बड़ी रिनाउंड प्रोफेसर थी वो, और एजुकेशन पे उनका बहुत ज़्यादा काम है, एज यू गॉट फ्रॉम हर राइटिंग एंड बुक्स. नाउ वी कम टुवर्ड्स Hilda Taba model. Taba was in the view that there is a logical and sequential order in producing curriculum. टैबा जो है उसका ये ख्याल है कि एक जब हम करिकुलम प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हमें लॉजिकल और सीक्वेंशियल ऑर्डर की ज़रूरत होती है. शी प्रमोटेड डाउन टॉप मॉडल विच इज आल्सो कॉल्ड ग्रास रूट अप्रोच. डाउन टॉप मॉडल, ग्रास रूट अप्रोच, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना. उसने एक इंट्रोड्यूस करवाया मॉडल. दिस मॉडल है 7 स्टेप्स, और इसमें उसने 7 स्टेप्स का जिक्र किया है. 7 स्टेप्स हैं जिसकी बुनियाद पे उसने एक मॉडल जो है वो डेवलप किया है. इन स्टेप्स को अगर हम थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, ऑलमोस्ट ये तो सेम चीज़ें हैं जो हम करिकुलम प्रोसेस में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं. इनमें जो सबसे पहला है वो डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स नीड्स हैं, के, और दूसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तीसरी है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, नंबर 4 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज एंड एवेलुएशन. ऑलमोस्ट दुनिया में जितने भी मॉडल्स डेवलप होते हैं या जितने भी करिकुलम डेवलप होते हैं उनमें ये सारे स्टेप्स जो हैं ऑलमोस्ट जो है वो इस्तेमाल होते हैं. तो हम अब वन बाय वन इन स्टेप्स को डिस्क्राइब करेंगे इन डिटेल. Diagnosis of learner's need. Teacher is the curriculum designer who begins the process by identifying learner's need. What is the need of the students? What is the need of the society? जिस सोसाइटी में, जिस सपर्म में, जिस विसैनिटी में वो रहते हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, हमारी आइडियोलॉजिकल क्या नीड्स हैं, हमारी सोशल क्या नीड्स हैं, हमें फिलोसफिकल क्या नीड्स हैं. इट्स मीन कि ये जो नीड्स हमने डिटरमन करनी है ये बेस ऑफ फाउंडेशन ऑफ करिकुलम पे हमने बेस करनी है कि हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, हमारे स्टूडेंट की साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, सोशल नीड्स क्या हैं, हमारी इकोनॉमिक नीड्स, हिस्टोरिकल नीड्स, व्हाट्सोएवर जो भी बेसिक नीड्स होती हैं वो उनको आइडेंटिफाई करता है. क्योंकि बुनियादी तौर पे ग्रास रूट अप्रोच है तो इसमें जो टीचर है वो करिकुलम डिजाइनर के तौर पे मेन इनपुट जो होता है वो टीचर का होता है. करिकुलम इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई गैप फॉर होम द टीचर इज टू वर्क ऑन. तो इससे एक एक गैप जो है वो आइडेंटिफाई होता है कि जब हम लर्नर नीड्स को देख रहे होते हैं कि ऑलरेडी लर्नर ने क्या लर्न किया है और हमने क्या उसको सिखाना है, तो उसके दरम्यान जो गैप है वो क्या है. मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट आर लाइक, मैं एक मिसाल यहाँ पे कोट की है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्रिटिकली थिंकिंग जो है वो नहीं होती हमारे सिस्टम में. तो ये एक बहुत बड़ा गैप है. तो हाउ वी एड्रेस दिस गैप. नंबर 2, फार्म जब हम लर्नर नीड्स को डायग्नोज कर लेते हैं उसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. व्हेन द टीचर आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द लर्नर दे स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर नीडेड टू बी फुलफिल्ड. इट्स मीन
कि टीचर जब उसे लर्नर्स की नीड्स का पता चल जाता है, व्हेन ही ऑब्जर्व दैट माय सोसाइटी, as a teacher, my society, my students, and my ideological and philosophical needs are such, are so and so, then he specified objective. It's mean कि जो फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है उसकी बुनियाद जो है वो लर्नर्स की नीड पे बेस कर रही होती है कि उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि जब हम हमें पता चल जाता है, एज वी ऑल नो दैट एज ए टीचर व्हाट इज, एज ए करिकुलम एक्सपर्ट एंड एज ए टीचर, कि हमारी नीड्स क्या हैं, हमारे उसकी नीड्स की बुनियाद पे हमने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए और ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमने उनको कंटेंट देना है, मीन सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट on the basis of formulated objective, the content subject matter of the curriculum is produced. The content should be matched with the objectives. तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके मुताबिक हमारा कंटेंट जो है उसको मैच करना चाहिए। द सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट रिक्वायर द वैलिडिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ चूजन कंटेंट। बड़ी अहम बात है कि क्या ये वैलिड है हमारी सोसाइटी से, हमारी नीड्स के साथ, और क्या उसकी अहमियत क्या है, क्या फ्यूचर में ये हमारे काम आएगा, एट द प्रेजेंट क्या हमारे ये काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सिग्निफिकेंस और उसकी वैलिडेशन को हमेशा मद्देनजर रखा जाता है जब हम सिलेक्शन कंटेंट करते हैं। It's mean so far we have covered three steps. Number one, first of all, we have judged the learner's need. Number two, on the base of those needs, we have formulated the objectives. Number three, to fulfill those objectives, we have selected the content or subject matter. At the fourth point, teachers' organization of content. The teacher not only select content but organize it in a sequence as per the maturity of the learners, their academic achievement or their interest. This is very important. When we have selected the content, first of all, we have to observe that either our this content is in a logical and sequential manner. If the content is as per the logical and sequential manner, then we have to observe the maturity of the learners. हमारे लर्नर्स की एज क्या है, उनकी मेंटल एज क्या है, क्या वो मैच्योर इनफ है हमारा ये कंटेंट अब्जॉर्व करने के लिए, और फिर उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या हैं, फिर उनकी इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है उनको वॉच आउट करना पड़ता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट को करते हैं। आपने अमूमन, मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें सिंपल वे में एग्जाम्पलीफाई करता चलूँ, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा कंटेंट होता है वो हमेशा इजी टू कॉम्प्लेक्स होता है। तो बुनियादी तौर पे वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स एट नंबर 5। इसका मतलब है कि 4 पॉइंट पे हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने लर्नर्स की नीड को देखा, देन ऑब्जेक्टिव डेवलप किए, ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पे हमने कंटेंट बनाया। अब कंटेंट का सीक्वेंस हमने चेक किया कि क्या वो हमारा सीक्वेंशियल है कि नहीं है। फिर उस कंटेंट में हमने देखा कि क्या हमारे लर्नर्स की मैच्योरिटी और इंटरेस्ट के मुताबिक है कि नहीं। एट द फिफ्थ स्टेज, selection of learning experiences. At this stage, the content is for the students, so they must be engaged with it. Means we have to give some learning experiences to the students as per our needs. So the teacher select the teaching methodology as per need of content and learners. तो क्या करता है टीचर, वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टीचिंग मेथडोलॉजी की, उसकी इंस्ट्रक्शंस की, कि हमने उसको ये कंटेंट पढ़ाना कैसे है, कौन सी मेथडोलॉजी यूज करनी है। एवरी काइंड ऑफ कंटेंट डज नॉट रिक्वायर द सेम काइंड ऑफ मेथडोलॉजी। तो हर एक जैसे जैसे कंटेंट चेंज होता है उसकी मेथडोलॉजी भी चेंज होती जाती है। तो हम मेथडोलॉजी हम कर लेते हैं। मेथडोलॉजी के बाद हम किस चीज़ पे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज। द टीचर ऑर्गेनाइज द लर्निंग एक्टिविटीज कीपिंग इन व्यू, कीपिंग इन द नेचर ऑफ कंटेंट द नेचर ऑफ द लर्नर। मीन्स कि हमने उनको एक्टिविटीज कौन सी देनी है। अब देखें, कुछ एक्टिविटीज होती हैं वो अडल्ट एज में अच्छी लगती हैं, कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो बिफोर एडोलेसेंस जो है वो अच्छी लगती हैं। तो हमने अपने लर्नर की एज जो है उसको भी देखना है, और फिर उनकी नेचर को भी देखना है, और फिर नेचर ऑफ कंटेंट को देखना है कि कौन सी लर्निंग एक्टिविटी कौन से कंटेंट को सूट करती है। जैसे हमने देखा ना कि कौन सा कंटेंट जो उसके लिए कौन सी मेथडोलॉजी चाहिए, तो सिमिलरली हमने कंटेंट के मुताबिक अपनी लर्निंग एक्टिविटीज को भी ऑर्गेनाइज करना होता है। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप एवेल्युएशन आ जाती है। एज करिकुलम प्लानर द टीचर मस्ट डिटरमाइन ईदर द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड और नॉट।
तो एवेल्युएशन में तो हम ये देखते हैं ना कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं, नहीं हुए। दिस इज ओनली मेजर्ड थ्रू अप्रोप्रिएट असेसमेंट टेक्निक्स। तो हमें जो असेसमेंट टेक्निक्स हैं उनको भी हमने अप्रोप्रिएट रखना है। वो कैसे रखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनको हम थ्रू शॉर्ट आंसर मेजर कर लेते हैं, कुछ को हम थ्रू एमसीक्यूज मेजर कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन को हम थ्रू ऐसे टाइप क्वेश्चन मेजर कर लेते हैं। तो हमारे करिकुलम की डिमांड के मुताबिक हमने असेसमेंट टेक्निक जो है वो करनी होती हैं। तो these are the 7 steps which cover the whole TABA model। वेरी सिंपल हैं कि मैंने शुरू में एक बात की कि हमारा जो करिकुलम प्रोसेस है, अगर हम उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारा टैबा मॉडल जो है वो बन जाता है। ऑलमोस्ट सेम वही चीज़ें हैं। अब इसकी आ जाते हैं हम, स्ट्रेंथ क्या है इस टैबा मॉडल की। इट डिटरमन एंड मेजर हाई ऑर्डर थिंकिंग, यानी आप देखें कि इसमें कंप्रीहेंशन स्किल्स भी आ रही हैं, सिंथेसाइजिंग, समराइजिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग जो है वो आ रही है, क्योंकि हमने हर किस्म की टेक्निक, हर किस्म की मैच्योरिटी के लिए इस्तेमाल करनी है, नेचर ऑफ स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल करनी है। It gives the opportunity to gifted learner to discover questions with multiple correct answers। इसका मतलब ये हुआ कि ये गिफ्टेड लर्नर और स्लो लर्नर दोनों के लिए है, क्योंकि गिफ्टेड लर्नर के पास मौका होता है कि बहुत सारे करेक्ट आंसर जो हैं वो दिए जा सके। इट हैज ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसमें ओपन एंडेड भी होते हैं जो मैंने कहा था ऐसे टाइप। तो उसमें स्टूडेंट को खुद से लिखना होता है। इट हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल व्हेन द स्टूडेंट ग्रुप टुगेदर एंड स्टूडेंट वर्क क्लब। क्योंकि ये ओपन चीज़ें हैं, इसमें स्टूडेंट जो है वो एक्टिविटीज़ भी करते हैं, मेथोडोलॉजी भी डिफरेंट से यूज होती हैं। तो स्टूडेंट जो है जब वो ग्रुप की शक्ल में काम करेंगे तो उनकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल जो है वो बहुत बेहतर होंगे। इट आल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी क्लासरूम डिस्कशन। तो हमारे क्लासरूम के अंदर एक हेल्दी डिस्कशन को भी ये जनरेट करती हैं और एक मौका प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग टैबा मॉडल। इट इज डिफिकल्ट फॉर सम स्टूडेंट टू मैनेज ओपन एंडेड एस्पेक्ट ऑफ मॉडल। तो इसमें जो बुनियादी चीज़ है कि जो ओपन एंडेड पोर्शन है मॉडल का, उसको मैनेज करना स्टूडेंट के लिए ज़्यादा आसान नहीं है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू प्रोड्यूस क्वेश्चन फॉर द पाथ ऑफ स्टूडेंट टेक विदाउट क्लियर डायरेक्शन। यानी इसमें चूंकि क्लियर डायरेक्शन नहीं होती, चीज़ें जो है वो छोड़ दी जाती हैं, ओपन एंडेड होती हैं, तो फिर इसके लिए टीचर के लिए क्वेश्चन प्रोड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर सम टाइप्स ऑफ टेक्स्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो हर सब्जेक्ट में तमाम टैक्स के लिए चीज़ें मैनेज नहीं होती। टैक्स मस्ट बी चूजन इन एडवांस। तो हमें टैक्स पहले एडवांस चूज करना पड़ता है, देन उसके मुताबिक हम चलते हैं। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो नेक्स्ट मैंने एक इमेज लिया था रिसर्च गेट से आपको समझाने के लिए कि टैबा मॉडल है क्या। अब इस इमेज को अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो इमेज में टीचर इनपुट, टीचर मेन पिलर है। उसमें सबसे पहले है डायग्नोसिस ऑफ स्टूडेंट नीड्स। उससे फार्मूलेट हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव से सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट है, फिर सिलेक्टिंग लर्निंग एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्टिविटीज, और फिर एवेल्युएशन। अब इसमें आप एक चीज देखें कि ये एक साइकिल में तो चीजें तो बना दी गई हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है कि इन तमाम प्रोसेस में टीचर्स की इनपुट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें कहते हैं कि ये टीचर ओरिएंटेड मॉडल है तो बेजा ना होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।